हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी टॉप 150 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में डिजाइन किया है ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके इस क्वेश्चन की, और जो नया इसमें चेंजेस लाएंगे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पहले हम इसका थोड़ा स्टैटिक पार्ट पढ़ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। ये आपकी लॉन्च कौन से ईयर में हुई थी? ये लॉन्च हुई थी आपकी ईयर 2016 में। और इसको लॉन्च कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। अब इस फसल बीमा योजना का काम क्या है? ये बेसिकली हमारे फार्मर्स के लिए लॉन्च की गई थी और उनको बोला था कि आप जो भी अपनी फसल उगाते हो खेतों में, उनकी आप क्या करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपकी फसल खराब हो जाती है बाढ़ की वजह से, या सूखा पड़ जाए, या ज्यादा बारिश हो जाए, या आग लग जाए, या भूकंप आ जाए, किसी भी वजह से अगर आपकी फसल खराब होती है कल को, तो आपका तो नुकसान हो गया। पर आपका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर कब करेगी? जब आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल की इंश्योरेंस करवा रखी। और यहाँ पे सरकार ने फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या बोला कि आपका जो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा उसका आपको बस कुछ अमाउंट ही देना है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और वो कैटेगराइज कैसे किया है कि अगर फार्मर खारिफ क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? जितना भी प्रीमियम अमाउंट होगा उसका 2%। वहीं अगर अगर उसको राबी क्रॉप की इंश्योरेंस करवानी है तो उसको कितना पैसे देने पड़ेंगे? 1.5% ऑफ टोटल प्रीमियम। वहीं अगर वो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या हो गया, जैसे आप सब्जियां वगैरह उगाते हो, अगर आप उसकी इंश्योरेंस करवा रहे हो तो इसमें प्रीमियम कितना देना पड़ेगा? 5% ऑफ टोटल प्रीमियम। अब ये मतलब क्या हुआ? जैसे समझ लो एक किसान ने अपनी खेतों में खारिफ क्रॉप उगाई है। अब खारिफ क्रॉप जितनी उगाई है उसकी वो इंश्योरेंस करवा रहा है। अब इंश्योरेंस की रकम बन रही है टोटल, समझ लो 1000 रुपए। इंश्योरेंस करवाने की टोटल रकम बन रही है 1000 रुपए। तो यहाँ पे किसान को कितने रुपए देने अपनी जेब से? सिर्फ 2%, यानी कि 20 रुपए। बाकी कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब खारिफ क्रॉप की इंश्योरेंस करवानी है तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? सिर्फ 2%। वहीं राबी क्रॉप की करवानी है तो 1.5%, एंड हॉर्टिकल्चर की करवानी है तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 5%। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, खारिफ क्रॉप राबी क्रॉप कौन सी होती है, इनका सीजन क्या है? तो देखो, खारिफ क्रॉप होती है आपकी जो गर्मियों में लगाई जाती है, बेसिकली आपकी जून जुलाई में लगाई जाती है एंड सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये होती है आपकी खारिफ। राबी क्रॉप कौन सी होती है? जो सर्दियों में लगाई जाती है और गर्मियों के स्टार्टिंग में काटी जाती है। मतलब ये आपकी लगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में आपकी लगाई जाती है राबी क्रॉप। और इसको काटते कब है? इसको काटते हैं हम मार्च अप्रैल में। ये होती है राबी क्रॉप। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन सी हुई? जो सब्जियां वगैरह आप वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है अगर अगर कोई किसान जिसने अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रखी है, अपनी फसल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रखी है, मतलब अपनी फसल की इंश्योरेंस करवा रखी है, और उसकी फसल खराब हो जाती है, और खराब होगी तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी। और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम डिले कर रही है तो इंश्योरेंस कंपनी को एडिशनल 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्लेम के ऊपर। ये यहाँ पे नई चीज है। ठीक है। और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है कि एक फार्मर है जिसका क्लेम बनता था 60,000 का। अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी को ये 60,000 का क्लेम देना था, पर इन्होंने डिले कर दिया 4 मंथ से, 4 महीने से डिले कर दिया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी को फार्मर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अब यहाँ पे देखिए, जो 12% का इंटरेस्ट है ना, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेनल्टी के रूप में, वो 1 साल का है, मतलब 12 महीने का है। तो 1 महीने डिले करेंगे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 1%। 2 महीने करेंगे तो 2%, 3 महीने 3, 4 महीने 4, ऐसे 12 महीने डिले करेंगे तो 12%। तो यहाँ पे डिले कितने मंथ से हो रहा है? 4 मंथ से। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 4%। ठीक है। तो 60,000 का आपको 4% निकालना है, इतने आप होशियार हो। अब देखो मेंस दे रहे हो तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे। कितना हो गया? 2,400। ठीक है। तो टोटल अमाउंट कंपनी कितना, इंश्योरेंस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा फार्मर को? 62,400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, 62,400। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था आपका मेन, कि इंश्योरेंस कंपनी अगर डिले करती है क्लेम को तो उसको कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ता है? 12% का। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक
जोन के रूल्स थे 2006 के, इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं। तो यहाँ पे कॉलम ए में आपको टोटल रूल्स दिए गए हैं और कॉलम बी में आपको चेंजेस दिए गए हैं। तो हमें सही रूल के साथ सही चेंज को मैच करना है, मतलब मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर हम बाद में निकालेंगे, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है और क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो ये समझ लो, ये है हमारा इंडिया। अब ये मत बोलना कि सर इंडिया का मैप आपने गलत बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ और इजीली समझ आए, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया क्या करता है, इसमें एक एरिया बनाता है, स्पेशल एरिया, जिसको नाम दिया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्यों बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करेंगे उनको क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए रूल्स जो है वो थोड़े सिंपल बनाए जाएंगे, ताकि इंडिया प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग को। मतलब अब जैसे एक कंपनी है बाहर की, वो इंडिया में निवेश करना चाहती है, अब वो इंडिया में आके ओपन कर रही है अपने आप को, तो वहां पे क्या है, इंडिया में जो टैक्स नॉर्म है वो उसको भारी लग रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा ज्यादा टैक्स ले रहे हैं हमसे। तो इंडिया ने क्या बोला, कोई बात नहीं, आप इंडिया जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहां पे आके अपनी कंपनी खोलिए, आपको जो है टैक्स में बेनिफिट देंगे हम, साथ ही साथ आपके लिए थोड़े रूल्स भी सिंपल कर देंगे। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको फिर उस कंपनी से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उस टैक्स बेनिफिट लो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो और इंडिया में ही बेच दो, नहीं, फिर आपको वो चीज एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके। ये मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। बेसिकली सपोज एक कंपनी है एबीसी, अगर एबीसी कंपनी इंडिया में कहीं भी खुलती है तो उस पर टैक्स नॉर्म जो लगेंगे वो पूरे इंडिया के हिसाब से लगेंगे। पर वहीं अगर एबीसी कंपनी अपने आप को इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोलती है तो उसको क्या मिलेगा, टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए रूल्स थोड़े इजी बनाए जाएंगे, पर उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसको वो चीज क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब इसमें चेंजेस क्या लाए गए हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले अगर किसी कंपनी को अपने आप को ओपन करना था स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उसके पास अपनी जमीन होनी चाहिए थी कितनी, 50 हेक्टेयर। 50 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए थी। अब ये क्राइटेरिया घटा दिया है, अब इसको कितना कर दिया है, 10 हेक्टेयर। अगर अब कोई कंपनी अपने आप को ओपन करना चाहती है इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, 10 हेक्टेयर, ठीक है, 10 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए उसके पास। पहला चेंज ये। दूसरा चेंज क्या लाया है, दूसरा चेंज बोला है कि पहले क्या कंडीशन थी, पहले कंडीशन थी जो भी कंपनी अपने आप को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में खोलेगी उसकी जो जमीन होगी, उसकी जो लैंड होगी वो फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब वो ना मॉर्गेज होनी चाहिए, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना, ना लीज पे ली होनी चाहिए। लीज पे मतलब आप 100 साल की लीज पे लेते हो, 10 साल की लीज पे लेते हो, फिर उतने टाइम बाद उसको, जैसे उसका टाइम खत्म हो जाता है फिर उसको रिन्यू करते हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लैंड आपकी अपनी होनी चाहिए, आप कंप्लीट ओनर होने चाहिए उसके, ना वो मॉर्गेज होनी चाहिए ना वो लीज्ड होनी चाहिए। पर अब इसको चेंज कर दिया है। अब न्यू रूल क्या बोल रहा है कि आपकी लैंड मॉर्गेज भी हो सकती है, आपकी लैंड जो है वो लीज्ड भी हो सकती है, पर होगी किसको, सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को। जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होंगी उनको ही आप गिरवी रख सकते हो या उनसे ही लीज पे ले सकते हो, बाकी किसी प्राइवेट कंपनी से नहीं, ठीक है। दूसरा चेंज ये लाया है। तीसरा चेंज क्या है, पहले क्या था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनी सेटअप होंगी उनका मैक्सिमम क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो होगा एक्सपोर्ट, इंडिया में नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट्स बनेंगी वो इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं, पर उन पे फिर चार्जेस लगेंगे, उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। क्यों, क्योंकि देखो आपको हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनी खोलने दी, तो हमने आप पे पहले ही टैक्स काफी छूट दे दी, टैक्स की काफी छूट दे दी, तो आप वहां से बेनिफिट उठा रहे हो, फिर वहां से बेनिफिट उठा के सामान बना के हमारे इंडिया के लोगों को ही बेचोगे, तो हमारा तो घाटा हो गया, हमारा पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ एक्सपोर्ट का। पर वहीं अगर आपने चलो फिर भी इंडिया के लोगों को बेचना ही है, तो हमने जो आपको टैक्स के रूप में छूट दी थी उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, किसके थ्रू, ड्यूटीज के थ्रू, जो हम आप पे ड्यूटीज लगाएंगे इंडिया में बेचने के लिए, वो ड्यूटीज आप पे लगेंगी और आप फिर जाके इंडिया में बेच सकोगे, ठीक है। और चौथा रूल जो अप्लाई किया है वो क्या किया है कि देखो ये है आपका एनएफई। एनएफई क्या होता है आपका, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए क्राइटेरिया होता है। सपोज इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जो फोर्थ चेंज है उसको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी है इलेक्ट्रोटेक, इलेक्ट्रोटेक, और इसने अपने आप को नोएडा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ओपन किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इसकी पेरेंट कंपनी, ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी है समझ लो ताइवान की
चिप वर्ल्ड। और ये जो इलेक्ट्रोटेक इंडिया में खुली है, इसका मेन एरिया क्या है, फोकस एरिया, कि ये सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे, इसका ये काम है। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। अब ताइवान ने अपनी सब्सिडरी खोली है, ठीक है, इंडिया में इलेक्ट्रोटेक के नाम से। तो ताइवान ने क्या किया, इसको 20 करोड़ का रॉ मटेरियल दे दिया फ्री में, क्योंकि इसकी अपनी कंपनी है तो इन्होंने फ्री में रॉ मटेरियल दे दिया। अब इलेक्ट्रोटेक ने क्या किया, सपोज इलेक्ट्रोटेक ने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो पहले क्या बोला जाता था, ये जो रॉ मटेरियल है ना ये फ्री में। तो पहले इस कंपनी का एनएफई कि इसने नेट फॉरेन एक्सचेंज कितना किया, वो कितना कैलकुलेट होता था, सिर्फ 80 करोड़। 100 करोड़ का इसने एक्सपोर्ट किया, 20 करोड़ का इसको रॉ मटेरियल आया, बेशक फ्री आया पर वो काउंट नहीं करते थे। पर अब क्या चेंज कर दिया है कि अब आपका जो फ्री रॉ मटेरियल होगा वो भी काउंट किया जाएगा नेट फॉरेन एक्सचेंज में। तो अब इसने टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितने का किया कंपनी ने, 100 करोड़ का। मतलब पहले जो आपका रॉ मटेरियल का प्राइस होता था, चाहे वो फ्री में आ रहा है आपके पास, उसको हम माइनस कर देते थे आपके एक्सपोर्ट में से, जिससे क्या होता था, कंपनी का एक्सपोर्ट जो है मार्जिन वो काफी कम शो करता था और वो इंडिया के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाता था। पर कंपनी बोलती थी देखो भाई हमें तो ये फ्री में आया बाहर से, इसके तो हमने पैसे नहीं दिए, और हम जो सामान पूरा बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके तो हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं। तो अब हम 100 करोड़ का सामान बेच रहे हैं तो हमारा एक्सपोर्ट टोटल 100 करोड़ का होना चाहिए। पर पहले गवर्नमेंट क्या बोलती थी, नहीं बेशक आपको 20 करोड़ का माल फ्री में आया है, ये आपके एक्सपोर्ट में से माइनस होएगा। पर अब क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने, जो आपको रॉ मटेरियल फ्री में आएगा वो आपके एक्सपोर्ट में से माइनस नहीं किया जाएगा, आपका एक्सपोर्ट जितने का होगा उतने का ही शो किया जाएगा, फ्री में जो रॉ मटेरियल आएगा उसको माइनस नहीं किया जाएगा। तो ये 4 चेंजेस है। अब हमारे को यहाँ पे मैच करना है। तो रूल 5 कौन सा है आपका, रूल 5 है आपका ये वाला, लैंड रिक्वायरमेंट रिड्यूस्ड वाला, ठीक है, 50 हेक्टेयर से कितना कर दिया है, 10 हेक्टेयर। रूल 7 कौन सा है आपका, रूल 7 है आपका कि आपकी लैंड जो है वो मॉर्टगेज हो सकती है, लीज्ड हो सकती है, किसको, गवर्नमेंट एजेंसीज को, ठीक है। रूल नंबर 18 कौन सा है आपका, रूल नंबर 18 है आपका कि आप जो है प्रोडक्ट्स को इंडिया की मार्केट में भी बेच सकते हो पर आप पे ड्यूटीज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो रूल 18 आपका मैच कर जाएगा 1 के साथ, एंड रूल नंबर 53 आपका मैच करेगा 2 के साथ। रूल नंबर 53 क्या है आपका, कि जो आपका फ्री में रॉ मटेरियल आया है उसकी वैल्यू को अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे आपके एक्सपोर्ट में से। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मत्स्य 6000। अब इंडिया का एक मिशन है जिसका नाम क्या है, समुद्रयान मिशन, जिसमें टारगेट क्या है इंडिया का, कि इंडिया अपना एक व्हीकल पानी के अंदर भेजेगा जिसमें आदमी भी बैठे होंगे, मैंड मिशन होएगा ये, और वो कितनी डेप्थ तक जा सकेगा, 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक वो डेप्थ में जा सकेगा। तो इसके लिए उन्होंने जो व्हीकल बनाया है उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो मत्स्य 6000 है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, चेन्नई ने ये हमारा मत्स्य 6000 बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो इंडिया का फर्स्ट मैन सबमर्सिबल मिशन है ये कब तक बन के रेडी हो जाएगा, मतलब ये मत्स्य 6000 जो है ये आदमियों को लेके पानी के अंदर कब तक चला जाएगा, ये जाएगा आपका ईयर 2026 तक। और यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं इस मिशन की, समुद्रयान मिशन की नोडल मिनिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो समुद्रयान मिशन की नोडल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, ठीक है, अर्थ साइंसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अप्रूव किया है 5400 करोड़, 5400 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ताकि हम बना सकें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी गीगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ये वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 30,000 गीगावाट आवर। 30,000 गीगावाट आवर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनने वाली है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 5400 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में ये भी बन सकता है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग होता क्या है। तो देख लिए बेसिकली ये होता क्या है, सपोज इसको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है,
एक कंपनी है जो कि आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बना रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बना रही है, और इसका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है टोटल समझ लो वो आ रहा है 1000 करोड़। अब यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि हम 3 साल 4 साल ये चलेगा, इसके बाद हमारे को फिर से इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। तो ये 4 साल में हमारे को टोटल पैसा कितना आएगा, लगभग समझ लो 850 करोड़, 850 करोड़। ये इनकी इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है। तो कंपनी देखेगी यहाँ पे तो हमारे को 150 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं। पर सरकार क्या चाहती है कि ये कंपनी बनाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करेंगे। अगर उनको इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की फैसिलिटीज मिलेगी तभी वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है। देखो कंपनी का नुकसान हो रहा है 150 करोड़ का, पर गवर्नमेंट का फायदा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि देखो जो आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम करेंगे, हम देंगे आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये होता है आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पे सरकार 150 करोड़ रुपए दे देगी, और ये 150 करोड़ रुपए क्या कहलाए जाएंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग। बेसिकली ये सरकार अपनी तरफ से पैसा देती है ताकि जो भी आपका नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। कि कोई कोई बिजनेस जो होते हैं वो उतने प्रॉफिटेबल नहीं होते, पर फॉर नेशन डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो सरकार क्या बोलती है, कोई नहीं आप बनाइए, आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे एज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, देखो 30 गीगावाट आर का ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तो बनेगा इस वायबिलिटी गैप फंडिंग से। फिलहाल 13.2 गीगावाट आर का बैटरी स्टोरेज प्लांट बन चुके हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 13.2 प्लस 30, यानी कि 43.2 गीगावाट आर हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। और ये कब तक होएगा, बाय ईयर 2028। और इसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 33,000 करोड़ की। ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। और दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, एक इंडिया का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनाना बाय ईयर 2030, एंड 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशंस के ऊपर। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने भी बोला है कि हम मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशन का यूज करेंगे हमारे इंडिया रेलवे में, और इसके लिए इन्होंने क्या किया है, एमओयू साइन हुआ है दो पार्टीज के बीच में। तो हमें यहाँ पे बताना है वो दो पार्टी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन एंड CRIL, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दोनों ने मिलकर टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है। अब ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मल्टी लैंग्वेज में आपको इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म पे फैसिलिटी मिलेगी। जैसे आपने टिकट बुकिंग करनी है तो आप मल्टी लैंग्वेज में टिकट बुकिंग कर सकते हो। जैसे आपको हिंदी समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, तमिल समझ नहीं आ रही है, तो आपको 22 लैंग्वेज में ऑप्शंस मिलेंगे टिकट बुकिंग के, ठीक है। वैसे आपको कोई कंप्लेन करनी है, फीडबैक सबमिट करना है, तो वो आप 22 लैंग्वेजेस में कर सकोगे। वैसे आपको कोई ट्रेन की इंक्वायरी करनी है तो वो भी आप 22 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होगी ट्रेन की इंक्वायरी, ठीक है। और ये 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, जो हमारे शेड्यूल 8 में है, ठीक है। शेड्यूल 8 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, उन 22 लैंग्वेजेस में आप क्या कर पाओगे, अपनी इंडियन रेलवे की कोई भी इंक्वायरी, कोई भी टिकट बुकिंग या कोई भी फीडबैक कंप्लेन कर पाओगे। और इसके लिए भाषिनी ने सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका स्टैटिक के बेस पे, कि जो हमारी भाषिनी है, ठीक है, इसके सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ कौन है, अमिताभ नाग, ठीक है। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन नक्शा प्रोग्राम। तो यहाँ पे नक्शा प्रोग्राम का सेकंड फेज लॉन्च किया गया है कब, 2 जून 2025 को। तो हमें बताना है क्वेश्चन में कि नक्शा प्रोग्राम जो है उसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ई, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है वो क्या है, नक्शा की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको नक्शा की फुल फॉर्म दी गई है, नक्शा प्रोग्राम की फुल फॉर्म दी गई है, यह आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं नक्शा प्रोग्राम का यूज क्या है। तो देखो नक्शा प्रोग्राम हमारा यूज किया जाएगा अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में इसका यूज किया जाएगा नक्शा प्रोग्राम का। तो नक्शा प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जो भी हमारे अर्बन एरियाज में लैंड्स हैं उनकी एक एक्यूरेट उनको नापा जाए, ठीक है, एक्यूरेट उनको नापा जाए, फिर और उनका रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि किसकी कितनी लैंड है, कितना एरिया है उसका, पूरा एक्यूरेटली बाय यूजिंग ड्रोन्स,
सैटेलाइट, जियो स्पेशल डाटा, ठीक है, इन सब का यूज करके ये चीज लैंड रिकॉर्ड बनाया जाएगा डिजिटल फॉर्म में इन अर्बन एरियाज। तो उसके लिए क्या करना पड़ना था, ट्रेनिंग देनी पड़नी थी। जो इसका यूज करके लैंड रिकॉर्ड बनाएंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़नी थी। तो फेज 1 में क्या हुआ था, फेज 1 आपका कंडक्ट हुआ था मई मंथ में, उसमें 160 मास्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। अब फेज 2 में दोबारा क्या किया जा रहा है, फेज 2 में आपके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, 304 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी, यहाँ पे आपको वो 5 सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये 5 सेंटर्स के नाम इतने जरूरी नहीं है याद करने के लिए, एक बार नजर मार लेना, मारने की, वरना नीक भी करोगे यार तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको इस नक्शा प्रोग्राम को यूज कैसे करना है, कैसे आपको ड्रोन्स का यूज करना है, सैटेलाइट डाटा का यूज करना है फॉर डिजिटल कन्वर्जन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कहाँ, इन 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। ठीक है, और ये 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, याद करने होगा तो कर लेना, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नक्शा की फुल फॉर्म और नक्शा की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब यहाँ पे क्या है, इस स्कीम में क्या बोला गया है, जो हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ड्रोन परचेज कर सकते हैं, और वो जो ड्रोन परचेज करेंगे उस पर उनको सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा है आपको कि उनको कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 80% की सब्सिडी। अब यहाँ पे देखो है क्या चीज, ये समझते हैं। पहली बात तो नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो हमारे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो ड्रोन परचेज करो मार्केट से। ठीक है, उनको बोला कि आप मार्केट से ड्रोन परचेज कीजिए, ड्रोन का जितना भी खर्चा आएगा उसका 80% और 8 लाख आपको सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इससे क्या होगा, ड्रोन परचेज करने से जो हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपनी इनकम जनरेट कर पाएंगे। कैसे, वो अपने ड्रोन जो है फार्मर्स को रेंट पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि फार्मर्स जो हैं वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स अपने खेतों में इन ड्रोन के थ्रू छिड़के, ना कि वो अपने पीठ पे वो डब्बा पहन के छिड़के, क्योंकि उससे क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीजेज होती हैं। तो उसका अल्टरनेटिव क्या बनाया कि अब ड्रोन के थ्रू इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़के जाएंगे खेतों में। और ये ड्रोन कौन प्रोवाइड करवाएगा फार्मर्स को, ये विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये उनको रेंट पर प्रोवाइड करेंगे जिनसे उनकी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये है पूरा कंसेप्ट, ताकि इंडिया में लखपति दीदी और बन सके, लखपति दीदी और बन सके। इंडिया का टारगेट कितना है, 3 करोड़ वुमेन्स को लखपति दीदी बनाना। अब लखपति दीदी क्या है, वो औरतें जिनकी साल की इनकम 1 लाख से ज्यादा है उनको बोलते हैं हम लखपति दीदी। तो इंडिया का टारगेट है कि 3 करोड़ वुमेन्स को लखपति दीदी बनाना। तो उसके लिए उसको बूस्ट करने के लिए, लखपति दीदी वाली स्कीम को बूस्ट करने के लिए, ये 3 करोड़ के टारगेट को मैच करने के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर कोई विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्रोन परचेज करता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी कितनी, 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट और मैक्सिमम 8 लैक्स। अब मैक्सिमम 8 लैक्स का मतलब, सपोज 2 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हम कंसिडर करते हैं, एक है हमारा जिसने परचेज किया है 8 लाख का ड्रोन, और एक है हमारा जिसने परचेज किया है 20 लाख का ड्रोन। तो यहां पे 8 लाख वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी कितनी मिलेगी, 8 लाख का 80% यानी कि 6.4 लाख। और वहीं 20 लाख वाले को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी कितनी मिलेगी, 20 लाख का 80%, वो कितना होता है 16 लाख। तो 16 लाख जो है वो अमाउंट ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में मैक्सिमम कितनी मिलेगी उसको, 8 लाख। या तो 80% और मैक्सिमम कितना, 8 लाख। अगर आपके 80% की वैल्यू 8 लाख से ऊपर जा रही है तो उस सिनेरियो में मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी, 8 लाख। ये चीज याद रखना, 80% और मैक्सिमम 8 लाख। अगर 80% जो है वो 8 लाख से ऊपर जा रहा है, 9 लाख बन रहा है, 10 लाख बन रहा है, 14 लाख बन रहा है, 20 लाख बन रहा है, तो उस सिनेरियो में मैक्सिमम कितनी सब्सिडी मिलेगी, 8 लाख की। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बनाया है, एक बनाया है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, देखो 80% की तो हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको ड्रोन्स पे, बाकी का आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। और लोन पे क्या है, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगी 3% की थ्रू AIF। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होती है, जैसे समझ लो बैंक जो है वो आपको लोन चार्ज कर रहा है समझ लो 10% पे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है बैंक को, सिर्फ 7%। 3% जो है वो आपको सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका नमो ड्रोन दीदी स्कीम।
ठीक है, और ये किस लिए बनाई गई है? ताकि हम लखपति दीदी और बना सके। और इंडिया का टारगेट कितना है लखपति दीदी का? 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लोकपाल ऑफ इंडिया जो है उनका लोगो जो है उसका मोटो चेंज किया गया है। अब नया मोटो क्या बनाया गया है? इंपावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इससे पहले वाला मोटो क्या था लोकपाल ऑफ इंडिया का? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनीवन्स वेल्थ। पहले मोटो ये था, अब इसको हटा के क्या मोटो बना दिया गया है? इंपावर सिटीजन एंड एक्सपोज करप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन वर्कशॉप। अभी रिसेंटली वर्कशॉप कंडक्ट की गई जिसका नाम था थिंक सोशल एट माई जीओवी। ये वर्कशॉप कंडक्ट की गई और ये किस लिए कंडक्ट की गई? इस सभी मिनिस्ट्रीज के लिए कंडक्ट की गई कि वो कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी बात लार्जर पब्लिक के पास पहुंचा सकते हैं, मतलब एक लार्ज स्केल पे अपनी बात पब्लिक को कन्वे कर सकते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उसके लिए ये वर्कशॉप बनाई गई जिसका नाम था थिंक सोशल एट माई जीओवी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो मिनिस्ट्री है उसने ऑर्गेनाइज की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका एक माई जीओवी डिपार्टमेंट है, उसने ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन कस्टम ड्यूटी बेनिफिट स्कीम्स। और ये स्कीम किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वो भी कौन से? 4 व्हीलर, मतलब बेसिकली कार के लिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी अगर ये अपनी पेट्रोल कार बाहर से इंपोर्ट करती है इंडिया में बेचने के लिए, और वहीं अपनी एक इलेक्ट्रिक कार बाहर से इंपोर्ट करती है इंडिया में बेचने के लिए, तो दोनों पे जो टैक्स लगेगा वो अलग अलग लगेगा। पेट्रोल कार पे लगभग 70% का टैक्स लगेगा, और वहीं इलेक्ट्रिक कार पे लगभग 15% का टैक्स लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिक कार जो है वो सस्ते दाम पे ही बिकेगी, वहीं पेट्रोल कार डबल ट्रिपल दाम पे बिक जाएगी इंडिया में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक कार कंपनीज को बोला है कि आप बाहर से अपनी कार इंपोर्ट कीजिए, उस पर हम 15% का टैक्स लगाएंगे। पर ये 15% का टैक्स कब एप्लीकेबल होगा, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अब वो क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है, जो भी आप कार बाहर से इंपोर्ट करोगे, कार बाहर से इंपोर्ट करोगे, उसका जो सीआईएफ है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? यूएसडी 35,000 डॉलर की वो सीआईएफ होनी चाहिए। अब ये सीआईएफ क्या होता है? सीआईएफ में आता है आपका कॉस्ट, आई से आ गया आपका इंश्योरेंस, और एफ से आ गया आपका फ्रिगेट, जो कि आपकी शिपिंग कॉस्ट होती है। मतलब अगर एक कंपनी बाहर से कार मंगा रही है, तो उस कार की जो टोटल कीमत है, टोटल कीमत में क्या क्या इंक्लूड होगा? उस कार की अपनी कॉस्ट, उस कार का इंश्योरेंस, और उस कार को बाहर से इंडिया मंगवाने की जो कॉस्ट आई है, उन तीनों का टोटल जो है वो एटलीस्ट $35,000 का होना चाहिए। अगर उससे कम बैठ रहा है तो आपको ये कोई कस्टम ड्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा जैसे बाकी कारों पे भरना पड़ रहा है। ठीक है, पर वहीं अगर आपकी कार की जो कॉस्ट है वो कम से कम $35,000 या उससे ज्यादा की है, तब आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा 15% का। ठीक है, तो पहला क्या कंडीशन है कि सीआईएफ जो है कार की वो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट $35,000। दूसरा, आप मैक्सिमम कितनी कार्स पे ये बेनिफिट ले सकते हो? तो मैक्सिमम आप 8,000 यूनिट्स पे ये बेनिफिट ले सकते हो। अब सपोज जैसे टेस्ला का नया नया अभी ऑफिस खुला है, ठीक है, कहाँ? मुंबई में। तो वो क्या कर सकता है, अपनी 8,000 कार बाहर से इंपोर्ट कर सकता है, अमेरिका से टेस्ला इंपोर्ट करेगा इंडिया में, और उस 8,000 कार्स पे उसको सिर्फ 15% का टैक्स देना है। ठीक है, और बाकी देखो इसका मतलब ये क्या है, 8,000 यूनिट्स का मतलब ये समझना कि जैसे एक कंपनी है टेस्ला ही है, वो इंडिया में चाहे 20,000 कार इंपोर्ट कर ले, और सारी की सारी कार जो है उसकी सीआईएफ जो है वो समझ लो 40,000 है, तो इस सभी कार्स पे उसको ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट सिर्फ 8,000 यूनिट्स में मिलेगा, उससे ऊपर उसको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको टैक्स बेनिफिट सिर्फ साल में 8,000 यूनिट्स पे मिलेगा, उससे ज्यादा पे नहीं मिलेगा। ये है कंडीशन। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या है, जो भी कंपनी ये टैक्स बेनिफिट लेगी उसको इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी उसको? 4,150 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। साथ ही साथ उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो भी कार वो इंपोर्ट कर रही है उसकी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करनी पड़ेगी। और कितनी करनी पड़ेगी? कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में
वो मैन्युफैक्चरिंग का 30% कहाँ करे मैन्युफैक्चर, इंडिया में, और ये 30% को बढ़ा के 50% हो जाए कब, 5 साल। जैसे टेस्ला कार है, तो टेस्ला कार के स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसको अगले 3 साल में इंडिया में बनाने स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और वो कितना 30%, और उसको बढ़ा के 50% करना पड़ेगा अगले 5 साल में। और मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट आप कितना ले सकते हो इस स्कीम के तहत, मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो 6484 करोड़ रुपीस का, मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट ले सकते हो आप 6484 करोड़ रुपीस का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो कह लो, जैसे एक कंपनी है एबीसी, इस कंपनी का ग्लोबल रेवेन्यू जो है वो है 8000 करोड़ थ्रू ऑटोमोबाइल्स। तो क्या ये कंपनी एलिजिबल होगी इस स्कीम के लिए? नहीं। सरकार ने साफ साफ बोला है अगर आपको ये स्कीम के लिए एलिजिबल करना है अपने आप को, तो आपका जो ग्लोबल रेवेन्यू है थ्रू ऑटोमोबाइल्स वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 10,000 करोड़। और वहीं अगर मैं बात करूं आपके ग्लोबल फिक्स एसेट की, ग्लोबल फिक्स्ड एसेट जैसे आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हो गई इन सब की, तो वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 3000 करोड़, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कस्टम ड्यूटी बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है, कि मिनिमम सीआईएफ कितना होना चाहिए 35,000 का। फिर दूसरा कि आपको रिड्यूस 15% का कस्टम ड्यूटी मिलेगी कितने पे, 8000 यूनिट्स पे, उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगी। इंपोर्ट आप करा सकते हो पर आपको ये कस्टम ड्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है, 4150 करोड़ की, पर 5 साल में नहीं करनी, 3 साल में करनी है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है कि 50% की डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना है 5 साल में, और 30% की 3 साल में, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 साल में 30%, 5 साल में 50%। और मैक्सिमम आप कितना टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, 6484 करोड़ का। तो यहाँ पे गलत कौन सा था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअल में क्या है, 4150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने हैं अगले 3 साल में, ना कि 5 साल। ठीक है, तो ये था आपका पीआईबी का पार्ट 2। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।